हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 7 में सरस्वती व्याकरण निधि से शब्द विचार का दूसरा भाग पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पिछले वीडियो में हमने स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद में दो तत्सम शब्द और तद्भव शब्द पढ़ा था। तो आज हम देशज शब्द पढ़ेंगे। देशज अर्थात देश, देश प्लस ज यानी कि देश में जन्म लेने वाले। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदी प्रदेशों में आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाने के कारण बने हैं। ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखें कि झुग्गी, चिड़िया, लड़का, पेटी, खिड़की, पगड़ी, डिबिया, लोहा, थपथपाना, चहचहाना आदि। उसके बाद है बच्चों विदेशी शब्द। विदेशी शब्द यानी कि बच्चों हम सभी जानते ही हैं कि अतीत में हमारी जो राजनीतिक परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रही है कि हमारा समय समय पर विदेशियों के साथ संपर्क रहा और इस विदेशी संपर्क का प्रभाव हिंदी भाषा पर भी पड़ा। अब विदेशियों के संपर्क में आने के कारण हिंदी भाषा ने अनेक विदेशी शब्द अपनाए और यही शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि पेन, पेंसिल, स्कूल, चाय, मशीन, बॉल, तंबाकू, सिगरेट, कार, साइकिल, टेलीफोन, टेलीग्राम, खर्च, फौज और इत्यादि। अब ये जो सारे शब्द हैं वो विदेशी शब्द हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक उदाहरण दिया गया है कि दमकल विभाग में दूरभाष द्वारा संपर्क स्थापित कर अग्निशमन की व्यवस्था करें। ठीक है, अब इसी वाक्य को आप देखो, फायर ब्रिगेड ऑफिस में टेलीफोन कर आग बुझाने का प्रबंध करें। अब बच्चों ऊपर लिखे वाक्यों को पढ़कर आपको कैसा लग रहा है? हाँ, पहले वाक्य को जब आप पढ़ोगे तो आपको समझने में कुछ समय लग सकता है, परंतु दूसरा वाक्य आप सरलता से समझ सकते हो क्योंकि उसमें कुछ विदेशी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, भाषा का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि हम लिखते हुए या बोलते हुए जिस भी भाषा का प्रयोग करें वह सरल और सुबोध हो। भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करने से भाषा प्रभावशाली नहीं बनती। प्रभावशाली भाषा वही होती है जो अभीष्ट अर्थ स्पष्ट कर सके तथा जिसे पाठ्य एवं श्रोता यानी कि जिसे जो भी सुनने वाले वो सरलता से उसे समझ सके। तो वास्तव में अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंदी ने समय समय पर देसी और विदेशी शब्द अपनाए हैं। तो बच्चों, हमारा जो पहला प्रकार था स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्दभेद, उसमें हमने तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी ये हमने पढ़ लिया। अब हम इसका जो दूसरा प्रकार है रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दभेद, तो आइए हम ये दूसरा प्रकार पढ़ते हैं। अब बच्चों, ये तो आपको पता ही होगा कि शब्दों का निर्माण वर्णों के संयोग से होता है और वर्णों के संयोग से शब्द किस प्रकार बनते हैं, तो इस आधार पर हम देखें तो शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब सबसे पहले जो रूढ़ शब्द है हम उसे देखते हैं। रूढ़ यानी कि रूढ़ शब्द के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिए गए हैं, महल, घर, विद्या और पुस्तक। अब ऊपर लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़िए। बच्चों, यदि हम इन शब्दों के खंड अथवा टुकड़े करें तो उनका कोई अर्थ नहीं होगा। ये शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि ये जो शब्द यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आप उसके खंड करेंगे यानी कि उसके टुकड़े करेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त हो तथा जिनमें खंडों का कोई अर्थ न हो, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कि जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं तथा जिनमें खंडों का कोई अर्थ नहीं होता है,
वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इनका अगर हम खंड करेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे देखो पहले यहाँ पर दिया गया महल, तो यहाँ पर हम उसका खंड करें तो मह प्लस ल, ऐसे घ प्लस र, वी प्लस द्या और पुस प्लस तक। अब इन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, इनके टुकड़ों का भी कोई अर्थ नहीं है। फिर भी जब हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में इन शब्दों के अर्थ साकार हो उठते हैं। तो इस प्रकार रूढ़ शब्दों में निम्नलिखित यानी कि 2 विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। दो बातें कौन सी है? पहले तो ये कि इन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता या इनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, और इन शब्दों का प्रयोग परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए किया जाता है। और भी कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि घोड़ा, खिड़की, वृक्ष, सड़क, तारा, बात, दिया, जूता, पतंग, ऐनक, सुबह, हाथ, राजा, रोटी, पंखा आदि। अब बच्चों दूसरा प्रकार है यौगिक शब्द। विद्यार्थी, पुस्तकालय, श्रवण महल, राजपुत्र, स्नानघर, हस्तलिखित, दानवीर और धर्मयुद्ध। अब ऊपर लिखे तीनों शब्दों के खंड निम्न प्रकार किए जा सकते हैं कि विद्या प्लस अर्थ यानी कि विद्या का इच्छुक, पुस्तक प्लस आलय यानी पुस्तकों का घर, श्रवण प्लस महल यानी सोने का महल, ऐसे ही राजा प्लस पुत्र यानी कि राजा का पुत्र, दान प्लस वीर बहुत दानी, स्नान प्लस घर स्नान के लिए घर, हस्त प्लस लिखित हाथ से लिखा हुआ, और धर्म प्लस युद्ध यानी कि धर्म के लिए युद्ध। अब हमने देखा कि इन शब्दों का अर्थ इनके टुकड़ों के अर्थ के अनुसार ही होता है। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब बच्चों यौगिक शब्दों में निम्नलिखित 2 विशेष बातें होती है। पहली क्या होती है? पहली ये कि इनके खंड किए जा सकते हैं, यानी कि यौगिक शब्दों के खंड किए जा सकते हैं और इनके खंडों का भी अर्थ होता है। और दूसरा, यौगिक शब्दों का वही अर्थ होता है जो उनके खंडों का होता है। यानी कि ये 2 बातें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि एक तो उनके खंड किए जा सकते हैं और उनके खंडों का अर्थ होता है। दूसरा, यौगिक शब्द का वही अर्थ होता है जो उनके खंडों का होता है। तो ये था यौगिक शब्द। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। अब इसमें हमें ये देखना है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो यौगिक भी होते हैं तथा रूढ़ भी होते हैं। इन शब्दों में पहले दोनों भेदों की विशेषताएं पाई जाती है, जैसे कि यौगिक शब्दों के समान इन शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं तथा रूढ़ शब्दों के समान इनका विशेष प्रचलित अर्थ होता है। यानी कि हमने जो यौगिक और रूढ़ शब्द की जो हमने विशेषताएं देखी उसमें क्या था कि यौगिक शब्दों के समान इन शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं और रूढ़ शब्दों के समान इनका विशेष प्रचलित अर्थ होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो बच्चों, शब्द खंड, खंडों के अर्थ और परंपरागत अर्थ। अब पंकज शब्द है, उसका हम खंड करेंगे तो क्या होगा? पंक प्लस ज। खंडों के अर्थ क्या होगा? कीचड़ में जन्म लेने वाला। ठीक है, पंकज कीचड़ में जन्म लेने वाला, ये खंडों का अर्थ हुआ। अब इसका परंपरागत अर्थ क्या होगा? कमल का फूल। ऐसे ही चार पाई, 4 प्लस पाई, खंडों का अर्थ होगा 4 पायों वाली, और परंपरागत अर्थ क्या होगा? खाट। तो बच्चों यहाँ पर और भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि चतुर्भुज, गिरिधर, नीलकंठ। तो बच्चों हमने देखा कि पंकज के खंडों का अर्थ है कीचड़ में जन्म लेने वाला, परंतु पंकज शब्द का प्रयोग कमल के फूल के लिए रूढ़ हो चुका है। इसका प्रयोग कीचड़ में पैदा होने वाले अन्य पौधों तथा कीड़े मकोड़ों के लिए नहीं होता। ठीक इसी प्रकार चारपाई का प्रयोग केवल खाट के लिए होता है, न कि चार पायों वाली अन्य वस्तु के लिए। तो जो शब्द
दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं परंतु उनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में ही किया जाता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं परंतु उनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में ही किया जाता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो बच्चों आज हम यहाँ तक ही देखेंगे। इस पाठ का आगे का हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।